आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में उपवास कर रहे हैं, जिस पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने तंज कसा है। किसानों ने अलग अलग हिस्सों में अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों की मांग है कि बैठकों में खुद पीएम मोदी को सामने आना चाहिए, ताकि किसानों की समस्या सुनी जाए और सीधे कानूनों को रद्द कर दिया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान सरकार को समझाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इसी के तहत किसानों ने आज भूख हड़ताल का ऐलान किया है। किसानों की आज भूख हड़ताल है। सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक किसानों की ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। और किसानों के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी भूख हड़ताल करने का उपवास का ऐलान किया था और इसी के साथ में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी देश की जनता से अपील की थी कि वो किसानों के समर्थन में उपवास करें। हमारे संवाददाता विनीत कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। क्या इस भूख हड़ताल का फर्क केंद्र सरकार को पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, भूख हड़ताल की बात करें तो आज किसान जो हैं अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और शाम 5 बजे तक ये भूख हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर केंद्र पर इस भूख हड़ताल का जरूर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा किसान जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में डेरा जमाए बैठे। और जब इतनी बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो अनशन करते हुए नजर आते हैं तो फिर उसका प्रभाव जो है वो केंद्र पर पड़ता नजर आता है। और न केवल यहाँ पर किसान बल्कि राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी किसानों के इस अनशन में शामिल होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी आज एक दिन का उपवास रखा है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें, वो भी जंतर मंतर पर जिस तरह से डेरा जमाए बैठे हैं। इसके अलावा गुरजीत सिंह औजला की बात करें, ये भी सांसद है। इन दोनों की तरफ से भी एक दिन का आज अनशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। यानी आज कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किसान जो है वो गांधीवादी नीति पर आगे चलते हुए अनशन करते नजर आ रहे हैं। और इसी अनशन का देखने वाली बात रहेगी केंद्र की मोदी सरकार पर कितना प्रभाव पड़ता है और क्या केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो है ये वापस हो पाते हैं या फिर नहीं। जी विनीत, इस किसान आंदोलन में एक चीज जरूर नजर आ रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध दर्ज कर रही हैं, लेकिन हर एक पार्टी यही साबित करना चाहती है कि वो ज्यादा किसानों के हितैषी है। देखिए, किसान एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में हर एक पार्टी चाहती है कि ये वोट बैंक जो है वो उनके पार्टी की तरफ आ जाए, उनके पक्ष में आ जाए। तो ऐसे में क्योंकि 2022 के अंदर पंजाब में चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में 2022 के मद्देनजर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना चुनावी मनोरथ जो है उसको भी सिद्ध करना चाहती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं किसानों की हितैषी बनने का यहाँ पर काम किया जा रहा है और हर कोई अपने को ज्यादा हितैषी बताती हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उसमें हम कांग्रेस की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें, चाहे हम इसमें आम आदमी पार्टी की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल किसान जो हैं वो पार्टियों का समर्थन तो ले रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका ये जो आंदोलन है ये संपूर्ण किसानी आंदोलन है, किसी भी पार्टी का आंदोलन नहीं। और अगर यहाँ पर राजनेता जो हैं इसके आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर वो सीधे तौर पर अपना पॉलिटिकल झंडा और डंडा और पॉलिटिकल मनोरथ जो है घर पे रख के आए। केवल किसान होने के नाते इस आंदोलन का वो समर्थन कर सकते हैं, या फिर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये किसानी आंदोलन है तो इसका आप समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ राजनीति नहीं करने दी जाएगी। लेकिन राजनीति भी हावी है इस मसले पर। देखने वाली बात रहेगी कि ऊंट इस पूरे मामले में किस करवट बैठता हुआ नजर आता है। विनीत, ये किसान आंदोलन अभी ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है और कई सारे संगठन हैं वो भी अब लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं, चाहे राजस्थान की बात हो, यूपी की बात हो या फिर किसी अन्य हिस्से की बात हो। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं। केंद्र सरकार को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया या फिर ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि किसान मानने को तैयार हो जाए। देखिए, सीधे तौर पर अगर केंद्र की बात करें तो जिस तरह से केंद्र ने पिछले दिनों किसानों को
5 सूत्री एक प्रस्ताव भेजा था, जिसको किसानों ने ना मंजूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर किसान सीधे तौर पर यही मांग कर रहे हैं कि जब तक केंद्रीय खेती-बाड़ी कानून जो है वो वापस नहीं होते, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। अब एक और नया प्रस्ताव जो है वो केंद्र बनाने की रणनीति बनाता नजर आ रहा है, और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से पंजाब के जो बीजेपी नेता हैं उनके साथ भी बैठक की गई है, क्योंकि 15 तारीख की बैठक जो है वो प्रस्तावित है, और इस बैठक में नए प्रस्ताव के साथ ही केंद्र जो है वो किसानों के साथ वार्तालाप करेगा। उम्मीद जताई जा सकती है कि उस वार्तालाप में कोई हल निकलता हुआ नजर आए, क्योंकि अगर ये वार्ता भी विफल रही तो फिर आने वाले दिनों में वार्तालाप की संभावनाएं भी कम होती नजर आएंगी और किसान आंदोलन जो है वो और तेज होता हुआ नजर आएगा। विनीत, इस किसान जो कृषि कानून लेकर आई है सरकार, उसकी रणनीति कई लंबे समय से चल रही, 2015 से किसान इस पर सरकार विचार कर रही थी, लेकिन बात तो यही है कि अगर उस वक्त भी कोई विपक्षी पार्टी या फिर कोई अन्य नेता अच्छे से इस मुद्दे को भुनाता तो फिर शायद ये आज ये देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से शुरुआती दौर में ही पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कैप्टन सरकार की बात करें या फिर शिरोमणि अकाली दल की बात करें, अगर वो इस मसले को लेकर पहले ही संजीदगी दिखाते, पहले ही विरोध जो है वो इस लेवल पर दर्ज करवाया जाता, तो शायद आज 18 दिन से जो किसान दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं या फिर 2 महीने से पंजाब में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इस तरह से धरने करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हाँ, अब इतना जरूर है कि केंद्रीय खेती-बाड़ी कानून जो है वो पास हो चुके हैं, लागू करने की बात है, इसका विरोध हो रहा है, तो अब भी अगर केंद्र जो है वो किसानों विनीत, आगे की रणनीति पर भी कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। किसानों ने यही साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार बहुत ही जल्द से जल्द कोई अन्य कदम नहीं उठाती है, किसानों की बात को नहीं मानती है, तो ये प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। इससे काफी आम जनता को भी अभी भी परेशानी हो रही है, लेकिन आगे ही परेशानी हो सकती है। तो केंद्र सरकार आखिरकार कब इसके लिए कदम उठाती है और कब बड़ा फैसला लेती है, सबसे बड़ा सवाल है। विनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 19वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और आज किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। किसानों की भूख हड़ताल है, किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर दी है। और साथ ही अब तो किसानों का यही कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनसे बातचीत करेंगे तभी वो बात को मानेंगे, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि पीएम मोदी ही उनकी बातों को अच्छे से समझेंगे और इस पर जो भी किसानों की समस्या है उसका समाधान करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंच रहे हैं, दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ में किसानों ने आज भूख हड़ताल का ऐलान किया है। किसान तो अपना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी किसानों के साथ में इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी हैं। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और किसानों ने यह भी कहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां उनके आंदोलन में सहयोगी बनना चाहती हैं तो वो जिस तरीके से, जिस सादगी के साथ में किसान आंदोलन कर रहे हैं वैसे ही वो आंदोलन करें। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें किसानों के आंदोलन के चलते बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं और साथ ही ऐसी ठंड के मौसम में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सुरक्षा बल भी मौजूद हैं और साथ ही अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेवाड़ी की, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में भी पुलिस बल तैनात है। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा से भी किसान और अधिक संख्या में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। किसानों ने हाईवे को भी जाम करने की चेतावनी दी है और इसी के मद्देनजर कोई भी व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन तैनात है और साथ ही हर एक कड़ी पर नजर बनाए हुए है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा की, जहां पर बड़ी संख्या में हाईवे पर पुलिस बल तैनात है और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। किसानों का आंदोलन है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने
साफ कह दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार यही कह रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है और बहुत ही सोच समझकर ये कृषि कानून लाए गए हैं और केंद्र सरकार समझाने की कोशिश कर रही है। और अब तो बीजेपी ने एक और नई मुहिम शुरू की है कि बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर चौपालें लगाएगी और उसके जरिए कृषि कानूनों के फायदे को समझाएगी। लेकिन बात तो यही बनती है कि अगर बीजेपी केंद्र सरकार जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समझाए तो शायद कोई बात बने। इतनी दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, वार्ताओं का भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। किसान आंदोलन तेज हो रहा है। किसानों के संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसमें सीएम योगी राम राम और राम नाम सत्य है का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को सख्त निर्देश देने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाले दुराचारियों और अपराधियों की राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी चाहिए। ये बयान सीएम योगी ने दिया था। मेरठ में वो थे, इस दौरान सीएम योगी ने बात कही थी और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने मेरठ में अपनी रैली के दौरान किसानों को भी संबोधित किया था। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। और इसी के साथ में चर्चा के लिए हमारे साथ पुनीत मोहन संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से सीएम योगी लगातार काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बयान हैं कुछ जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम नाम 2 बार बोलना चाहिए। एक बार तो तब जब किसानों से बातचीत हो तब राम राम बोलना चाहिए, और जब दुराचारियों से जब भी मिले तो उनकी राम नाम सत्य के नाम से यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ दौरे पर थे और मेरठ में किसान महापंचायत में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही सीएम योगी ने किसानों को राम राम कह करके उनको नमस्कार किया और कहा कि मैंने प्रशासन को कह रखा है कि जब भी हमारे किसान भाइयों से मिले तब राम राम कहें, क्योंकि जब भी हमारा किसान भाई हमसे मिलता है वो राम राम कहता है। लेकिन ऐसे दुराचारी अपराधी और बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधी जब मिले तो उनकी राम नाम सत्य की यात्रा भी निकालनी चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है और कहीं ना कहीं सीएम योगी का ये बयान वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने किसान महापंचायत में किसानों को साफ तौर पर समझाने का प्रयास किया कि विपक्ष एक राजनीति के तहत, एक रणनीति के तहत जो किसान बिल आया है उसको लेकर के षड्यंत्र रच रहा है और भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहा है। कृषि कानून को उन्होंने हितैषी बताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसान की मर्जी है वो अपनी फसल कहाँ बेचे, कहाँ नहीं बेचे। किसानों को जो अधिकार मिल रहे हैं उससे कुछ लोग कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो कृषि में सुधार नहीं होने देना चाहते, वो भारत की तरक्की नहीं चाहते। वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और देश के खिलाफ होने वाली किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ हमें एक साथ खड़े होना होगा। जी बिल्कुल पुनीत, बात ये भी है कि सीएम योगी जहां कहीं भी रैली में जाते हैं वो किसानों की बात जरूर करते हैं और किसानों को समझाने का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हर बार ऐसा होता है कि वो समझाते हैं किसानों के कृषि कानून उनके कैसे हित में है, कैसे काम करते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन साथ ही विपक्ष पर भी सीएम योगी काफी ज्यादा कटाक्ष करते हैं और यही बात कहते आ रहे हैं कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर काम कर रहा है।
देखिए, सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। अगर योगी की रैली होती है तो वो नजारा ही देखने वाला अलग होता है, और जब योगी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि किसानों को लेकर के इस समय बहस चल रही है। किसानों को लेकर के जो बिल आया है उसको लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी के किसान इस प्रदर्शन में शामिल हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ स्वयं मेरठ गए थे, वहां उन्होंने किसान महापंचायत करी और किसानों को समझाने का प्रयास किया कि विपक्ष एक रणनीति के तहत किसानों को बरगला रहा है, उनको बहला फुसला रहा है, जबकि किसान को लेकर के जो अधिकार दिए गए हैं, जो कानून बनाया जा रहा है, वो किसानों के पक्ष में ही है। इससे किसान की तरक्की होगी, लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं भोले भाले किसानों को भ्रम में डाल रहा है। साथ ही मेरठ क्योंकि अपराध के लिए जाना जाता है, काफी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां रहते थे, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने एक के बाद एक अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू किया, यही नहीं उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए अवैध रूप से कमाई हुई उनकी जो संपत्तियां थी उस पर बुलडोजर चलाया, उन्होंने उसकी भी चर्चा करी और सीधे तौर पर कहा कि मैंने प्रशासन को कह रखा है कि जब भी किसान भाई मिले राम राम कहिए, लेकिन अपराधी दुराचारी तत्व के लोग अगर मिलते हैं तो उनकी राम नाम की यात्रा भी निकालनी चाहिए। जी पुनीत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सीएम योगी ने काफी काम किया है। अभी हाल ही में मिशन शक्ति शुरू किया था, क्या कुछ हालात है अभी मिशन शक्ति के? देखिए, मिशन शक्ति सीएम योगी की तरफ से शुरू किया गया था महिलाओं को लेकर के। उसके तहत कहीं ना कहीं एक अलग विंग बनाई गई है पुलिस की, जो केवल महिलाओं के लिए काम करती है। खासा इफेक्ट इसका उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पश्चिम यूपी जहां पर एक समय महिलाओं को लेकर के सबसे ज्यादा अपराध थे, लेकिन योगी सरकार के त्वरित एक्शन लेने के बाद, सरकार बनने के बाद ही सबसे ज्यादा अगर अपराध की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिया गया, क्योंकि एक से बढ़कर एक नामी बदमाश वहां पर थे जो अपने रसूख के चलते, अपने राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस की पकड़ में नहीं आते थे, या यूं कहें कि पुलिस उन पर हाथ डालने से घबरा रही थी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया और कई अपराधी एनकाउंटर में या तो मारे गए या वो जेल में हैं, और इसके साथ ही साथ जो उनकी अवैध संपत्तियां थी, जो उन्होंने अपराध की जगत की दुनिया से पैसा कमा करके बनाई थी, उन पर बुलडोजर चलाया गया है। अब यूपी के अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ नजर आता है। बड़े बड़े ऐसे नाम जिनका पूरे देश में नाम था अपराध की दुनिया में, उनकी भी अवैध संपत्ति पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने में जरा सी भी झिझक नहीं करी है, और कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखाई दे रहा है कि अब अपराध में कमी आ रही है, और जो बड़े माफिया जेल से बैठ करके अपना नेटवर्क चला रहे थे, अब उनका नेटवर्क भी टूटा है। जी पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के पंचायत चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में जबरदस्त वापसी की है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि बीजेपी नंबर 1 से खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। बता दें कि शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज करने में सफल रही है। शहरी इलाका बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद भी पार्टी शहरी चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई। इस तरह से बीजेपी ने अपने कब्जे वाली 30 निकायों में बहुमत गंवा दिया है। राजस्थान के 12 जिलों की 50 नगर निकाय में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के
1775 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। कांग्रेस को 620 वार्डों में जीत मिली है, जबकि निर्दलीय के खाते में 595 वार्ड आए हैं। बीजेपी को 548 वार्डों में जीत मिली है। इसके अलावा बसपा के 7, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2 और आरएलपी को 1 सीट मिली है। राजस्थान की राजनीति काफी ज्यादा उठापटक वाली राजनीति मानी जाती है। एक तरफ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो वहीं दूसरे पहर में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब ठीक ऐसा ही जो नजारा है वो भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के जब पंचायत चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और इसी के साथ में लेकिन अब नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है। कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती हैं। वहीं बीजेपी ने राजस्थान के पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर माना जा रहा था कि अब बीजेपी ऐसे ही बढ़त करती रहेगी। लेकिन एक बार फिर से नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने कम सीटें हासिल की हैं। और इस पर अहम चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति तो आप देखते हैं कैसी कुछ रही है और रहती भी है, क्योंकि उसका इतिहास रहा है। एक बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो एक बार बीजेपी। अब ठीक ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला है राजस्थान में। अभी नगर पालिका के चुनाव हैं। पहले जब परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अब कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो राजस्थान की जो राजनीति रही है बड़ी उलट फेर वाली रही है। आप अगर विधानसभा वार देखें तो जो है एक बार भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बार जो कांग्रेस आती रहती है। कहीं ना कहीं जो है दोनों राजनीतिक ध्रुवों के बीच जो है ये संघर्ष चलता रहता है और जनता जो है इनको आजमाती रहती है। इन्हें जनता को लगता है कि नहीं, अगर जो है ये कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं तो उसको पलटने में देर नहीं लगती है। आपने देखा कि जो पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त ली हुई थी, और किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के गढ़ कहे जाते थे, जो क्षेत्र जो है परंपरागत रूप से रहे, वहां पर भी कांग्रेस को करारी हार मिली और इस तरह से आगे बढ़ी। निसंदेह जो है फिर अब नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, उसके जो परिणाम आएंगे और उस स्थिति में जो है कांग्रेस को अगर बढ़त लेती है तो स्वाभाविक रूप से इस चीज से कई मायने होंगे। तो कुल मिलाकर के जो है स्थिति जो है अब ये कहा जा सकता है कि जो है जो जनता विधानसभा में जो चुनाव करती है वो पंचायत स्तर से लेकर नगर निगम में जाकर उसके जो है मतों में परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो है तो अच्छाइयों को और नाकामियों को दोनों ढंग से इंगित करता है। तो यह कहीं ना कहीं जो सरकारों के लिए एक जो है लिटमस टेस्ट कहा जा सकता है और वह विपक्ष के लिए भी एक सबक के लिए तौर पर होता है। तो ये दोनों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष दोनों के लिए जो है या कहीं ना कहीं एक किस्म से जनता का अल्टीमेटम होता है कि अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे या जो एक विपक्ष का जो है सरकार का जो सकारात्मक आलोचना होता है अगर उस पर भी विपक्ष खरा नहीं उतरता है तो विपक्ष के लिए भी संदेश होता है और सत्ता के लिए भी होता है। जयतिलक जी, एक बात और है कि राजस्थान की जनता से एक तो स्पष्ट बात है कि चाहे विपक्ष कोशिश कर ले या फिर जो सरकार है वर्तमान वो कोशिश कर ले, चाहे बड़े बड़े नेता आ जाएं, लेकिन वो अपने हिसाब से ही चुनाव जितवाते हैं, अपने हिसाब से ही जिसको वोट देने होते हैं उसको देते हैं। और एक बात और है, वो न्यूट्रल रहते हैं। जयतिलक जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जयतिलक जी, शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार एक बार फिर से कांग्रेस ने परिषद और साथ ही नगर पालिका के चुनाव में जबरदस्त वापसी की है और वहीं बीजेपी को भी तगड़ा झटका लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि बीजेपी नंबर 1 से खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। यानी कि बीजेपी को नगर पालिका के चुनाव में काफी ज्यादा जो हानि है वो पहुंची है, क्योंकि बीजेपी ने पंचायत चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पहले नंबर पर रही थी, लेकिन अब नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस पहले नंबर पर रही, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर और बीजेपी आखिरी नंबर पर रही है। और इसी के साथ में
इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।